गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अपना टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने सीखना गया है कि हमारा रोटर रोटेट क्यों करता है जब हम सप्लाई स्टेटर को देते हैं। सप्लाई स्टेटर को देते हैं और शुरू रोटेट करना रोटर कर देता है। ऐसा क्यों, यहाँ पर हमने ये सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप अपने इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तो आप एक्चुअली स्टेटर पार्ट को इंडक्शन मोटर के सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर आपका है क्या, वाइंडिंग से बना हुआ। वाइंडिंग्स को कभी भी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, करंट बनेगी। और जब करंट बनती है तो फ्लक्स भी बनेगा। और यहाँ पे जो फ्लक्स बनता है वो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। रिवॉल्विंग नेचर का बनता है। 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है आपके स्टेटर की, उसे 3 फेज बैलेंस सप्लाई देंगे तो आपका फ्लक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, रिवॉल्विंग नेचर का। और ये जब आपका फ्लक्स यहाँ पे रोटेट कर रहा होता है आपके स्टेटर में, तो ये रोटेट करता हुआ आपके रोटर के साथ भी जाकर इंटरेक्ट करता है। ये आ गया आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब रोटेट कर रहा होता है आपके रोटर के साथ जाके इंटरेक्ट करता है। और रोटर के साथ इंटरेक्ट करने पे कभी भी आपका रिवॉल्विंग या चेंजिंग फ्लक्स, टाइम चेंजिंग फ्लक्स आपके रोटर खुद में क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के साथ जाके जब इंटरेक्ट करता है तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी तो क्या होगा आपके कंडक्टर में, दैट इज ओवर हियर रोटर, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उसे हम नाम देते हैं E2 का। रोटर का है दैट्स वाई 2 और ईएमएफ है दैट्स वाई E। ईएमएफ इंड्यूस हुई है, रोटर का पार्ट आपका क्लोज पाथ होता है और क्लोज पाथ में अगर ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो I2 भी बनेगा। I2 अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कभी बनी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये करंट अपोज करेगी अपने कॉज को। अब अपोजिशन करनी है आप I2 ने, वो तो डेफिनेट हो चुका है। अब अपोजिशन करनी किसे है, कॉज को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ढूंढेंगे कॉज है क्या। तो यहाँ पे जो कॉज रहता है आपके I2 के इंड्यूस होने का, जिसे उसने अपोज करना है आपके I2 ने, वो रहता है रिवॉल्विंग नेचर ऑफ फ्लक्स। ये लगातार रिवॉल्व करते हुए आपके रोटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और रिवॉल्विंग नेचर क्या होता है, फ्लक्स। तो जिसकी वजह से E2 इंड्यूस हो रहा है और फर्दर I2 इंड्यूस हो रहा है। तो आपके I2 को किसको अपोज करना है, रिवॉल्विंग नेचर ऑफ फ्लक्स। तो किस तरह से अपोज करता है, बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपके रोटर स्ट्रक्चर के अंदर कि आपका रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ योर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन रहता है जिसकी वजह से E2 बना और फाइनली I2 बना, वो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कम हो जाएगी तो फ्लक्स कटिंग एक्शन भी कम हो जाएगा और E2 भी कम हो जाएगा और फाइनली आपका I2 भी कम हो जाएगा और आपके I2 का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। पर्पस क्या था, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, अपोजिंग द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका I2 अपोज कर लेता है अपने कॉज को। कॉज क्या है यहाँ पे, फ्लक्स कटिंग एक्शन ड्यू टू द रिवॉल्विंग नेचर ऑफ द फ्लक्स। तो देखिए आपकी बेसिक एक्सप्लेनेशन कि आपका रोटर रोटेट क्यों करता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आगे थोड़ी सी एडवांस डिस्कशन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं इस एक्सप्लेनेशन से वो यहाँ पे क्यूट कर सकते हैं, जो कुछ और भी सुनना चाहते हैं वो फर्दर कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो आपके I2 को प्रोड्यूस करने वाला इमीडिएट कॉज E2 है। E2 है जिसकी वजह से I2 बन रहा है। तो I2 शुड बी अपोजिंग एक्चुअली E2 और एक्चुअली I2 अपोज भी E2 को ही कर रहा होता है। E2 कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जो रोटर में करंट बनी है वो भी कम हो जाएगी। तो देखिए कैसे आपका एक्चुअल में I2 E2 को अपोज कर रहा होता है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से अगर EMF इंड्यूस हुआ है तो क्या रहता है फॉर्मूला, कुछ इस तरह से। और इसी फॉर्मूला को हमारे इंडक्शन मोटर के पर्पस के लिए अगर कभी सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन आपका बनता है N phi ओमेगा R साइन ओमेगा R D, where N is number of
turns of your armature coil. Phi is flux per pole. Omega r is relative velocity between field flux wave and armature coil. इंडक्शन मोटर में आपका आर्मेचर कॉइल कौन सी होती है? रोटर की कॉइल को ही आर्मेचर कॉइल कहते हैं. तो देखिए अब आपका E2 बना हुआ है इस फॉर्मूला से, आपके नंबर ऑफ टर्न से, फ्लक्स पर पोल से और रिलेटिव वेलोसिटी से. तो यहाँ पे आपका एन जो फ्लक्स होता है पर पोल, किसी भी मशीन का फ्लक्स पर पोल हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो. फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट है. I2 कुछ भी कर ले, नंबर ऑफ टर्न्स तो आपकी आर्मेचर कॉइल को रिड्यूस नहीं कर सकता और फ्लक्स पर पोल भी आपका I2 रिड्यूस नहीं कर सकता. तो रहेगी एक चीज़ ओमेगा आर. तो अगर I2 कुछ रिड्यूस कर सकता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फील्ड फ्लक्स वेव एंड आर्मेचर कॉइल. तो इसे वो कैसे रिड्यूस करेगा? फील्ड फ्लक्स वेव वो तो आपकी रोटेट कर ही रही है एक फिक्स स्पीड के साथ, दैट इज NS. आर्मेचर कॉइल को वो रोटेट करवाता है एट स्पीड NR, सो दैट ओमेगा आर रिड्यूस हो जाए, सो दैट E2 रिड्यूस हो जाए और फाइनली I2 भी रिड्यूस हो जाए. तो किसी स्टूडेंट को बुक रेफर करनी हो इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए, सो दिस इज इक्वेशन 3.14 पेज 251 PS मेमरा. चलिए इस डिस्कशन को थोड़ा फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं. देखिए अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर भी रोटेट करना शुरू कर देगा. रोटर की स्पीड को NR से डिनोट करते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को NS से डिनोट करते हैं और इसे सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं. तो चलिए अब बात आ जाती है आपका जो रोटर है वो रोटेट करते करते आपकी सिंक्रोनस स्पीड की डायरेक्शन में क्या उसकी स्पीड रिटेन कर लेगा या उससे थोड़ा कम रहेगा. देखिए जो होगा वो तो ये है, केस तो ये रहता है एक्चुअली. तो ये केस भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए होता क्या है, अगर आपका रोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर ले, ये केस बन जाए, तो क्या होगा, आपका जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा. कोई फ्लक्स नहीं कट होगा रोटर में अगर रोटर और सिंक्रोनस स्पीड दोनों सेम हो जाए. इस केस में फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगी. म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगी तो किसी तरह का कोई EMF भी नहीं इंड्यूस होगा, और EMF नहीं इंड्यूस होगा तो I2 भी नहीं इंड्यूस होगा, और लेंज़ेस लॉ के लिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी नहीं इंड्यूस होगा. तो आपका रोटर अगर NR इक्वल टू NS स्पीड पे आ जाए तो एट दैट मोमेंट आपका रोटर स्टैंड स्टिल हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क प्रोड्यूस करने का रीज़न था फ्लक्स कटिंग एक्शन वही ज़ीरो हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें ज़ीरो ही हो जाएंगी. तो आपका मोटर उस टाइम के लिए रुक जाएगा उस मोमेंट में जब NR इक्वल टू NS हो जाएगा, और वो स्पीड थोड़ी सी कट के समवट NS से रिड्यूस होके NR बन जाएगी. अगर आपकी NS की स्पीड 1500 RPM से रोटेट कर रहा है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका रोटर NR मान लीजिए कुछ इस स्पीड से रोटेट करना शुरू कर जाएगा. अगर आपका रोटर भी 1500 RPM से रोटेट करने लग जाएगा तो ना फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, ना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, ना E2 होगा, ना I2 होगा, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक टॉर्क होगा. तो वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल जीरो स्पीड पे आ जाएगा उस मोमेंट के लिए. और वो जैसे स्लिप बैक करेगा तो उसके स्लिप बैक करते ही वापस फ्लक्स कटिंग एक्शन भी बन जाएगा आपका, वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. म्यूचुअल इंडक्शन भी हो जाएगी, E2 भी वापस आ जाएगा, I2 भी आ जाएगा, और अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी वापस आपकी आ जाएगी, एंड इट विल स्टार्ट टू रोटेट अगेन.